एक समय की बात है। एक गांव में एक जादुई कुआं था। जो भी गांव में बीमार होता उसे उस कुएं का पानी पिलाया जाता और वो ठीक हो जाता। समय के साथ वह लोगों को ठीक करता चला गया। लोग बहुत दूर दूर से उसका पानी लेने आते थे, लेकिन वह कुआं अब बूढ़ा होता जा रहा था। लोग अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका पानी पीते थे, लेकिन ठीक नहीं होते थे। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस कुएं से उठ गया। कुएं को भी इस बात की चिंता थी कि वह अब लोगों की बीमारी ठीक नहीं कर पाता। वह इसी बात पर हर रोज दुखी होता था। एक दिन उसके पास एक परी आई और कहने लगी, हमारी दुनिया में पानी का अकाल पड़ रहा है। पेड़ पौधे पानी को तरस रहे हैं, इसलिए क्या तुम हमें अपना पानी हमारी दुनिया में ले जाने दोगे? कुएं ने कहा, क्यों नहीं। इतना कहते ही परी ने जादू किया और कुएं में से एक नली आ गई। वह नली सीधी उनकी दुनिया में जा रही थी और पानी खींच रही थी। अब परियों की दुनिया में पानी पहुंच रहा था। तालाब भी भर चुके थे। यह देख परियों की रानी बहुत खुश हुई और कुएं के पास जादू से पहुंच गई। परियों की रानी को कुएं को उनकी मदद करते देख बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन परियों ने देखा कि वह बूढ़ा हो रहा है, इसलिए परियों ने उसे अपने जादू से जवान बना दिया। अब जो भी उसका पानी पीता, उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाती। सभी उस कुएं पर ज़्यादा विश्वास करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में तीन साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, तब हम अंदर नहीं आ सकते। तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी अब मेरे पति वापस आ गए हैं। कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, साधुओं ने स्त्री को बताया। औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों है? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरे बाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला ले। उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तुम्हारी बात सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में से जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर
साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है, वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती है। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची न होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। वो कहते हैं ना, आनंद का सुख तो उस झोपड़ी में मिल जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं। और ऐसा सुख तो बड़े बड़े महलों के समान बंगलों में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ घर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिल छोटा ही होता है, जिस कारण से वहाँ प्रेम और आनंद का निवास नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन समय की बात है, जब एक आश्रम में गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मान्य थे। वह गुरुदेव उन सभी शिष्यों को शिक्षा देकर देश के कल्याण के लिए भेज देते थे। एक दिन शाम के समय अपने 3 शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। जब वह तीनों शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं, हे गुरुदेव, क्या हम जान सकते हैं कि आज इस समय हमें बुलाने का कारण क्या है? क्या आप हमें कोई नया पाठ पढ़ाना चाहते हैं? तभी गुरुदेव बोलते हैं कि हे शिष्य, आप सभी की शिक्षा आज संपूर्ण हो चुकी है। अब आपका समय आ गया है। आप अपनी जिंदगी की एक नई पहचान बनाने का और साथ ही आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना। आप कल से ही देश विदेश में अपनी शिक्षा का प्रचार करेंगे। आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षा का उपयोग करके जन कल्याण में योगदान देंगे। इतना कहने के बाद उन तीनों शिष्यों को सोने के लिए भेज देते हैं। रात के समय उन तीनों के साथ एक उनका दोस्त भी उनके पास बैठ जाता है और बोलता है कि कल से आप तीनों आश्रम से विदाई ले रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब एक ब्राह्मण पंडित शिष्य से बोलता है कि आपने अभी तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आ सकते। उसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि आपने शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, आपके साथ रहूँगा तो मैं भी बहुत ही जल्दी आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। उसके बाद तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम्हारे पास शिक्षा कम है, इसलिए जब हम आपको लेकर जाएंगे तो हमारी हंसी होगी, इसलिए तुम यहीं रहो। तब वह दोस्त बोलता है कि आप उनको ऐसा बोलना कि यह हमारा नौकर है। अब तो ठीक है, अब तो हमें ले चल सकते हो। अब तीनों ब्राह्मण उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में चलने के बाद उन तीनों ब्राह्मण को भूख लगने लगती है। तब एक ब्राह्मण बोलता है कि काफ़ी समय हो गया चलते हुए, कुछ खा लेना चाहिए। पास ही एक पेड़ पर फल लगे हुए थे। वह तीनों ब्राह्मण उस पेड़ पर लगे फल को तोड़ना चाहते थे। वह पेड़ ऊंचाई पर होने के कारण वह फल उनके हाथ नहीं लगते। तो उनका दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे आप फल खा सकते हो। तब एक पंडित बोलता है कि हमसे ज्ञानी नहीं हो जो आपके पास विचार है। उसके बाद उनका दोस्त उस पेड़ पर चढ़कर वह फल तोड़कर उन लोगों को खिलाता है। तब वह बोलता है कि मैं आपसे किताबी ज्ञान में कम हूँ, लेकिन किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करना है
उसका काफ़ी अच्छे से ज्ञात है मुझे। उसके बाद तीनों आगे चलते हैं। जंगल में काफ़ी समय चलने के बाद उन्हें एक हड्डियों का कंकाल देखने को मिलता है, जिसे चारों उस हड्डियों के कंकाल को देखकर चर्चा करने लगते हैं। यह हड्डियों का कंकाल किसका है? यह हड्डियाँ अलग अलग हुई हैं। एक ब्राह्मण बोलता है कि यह शेर का कंकाल है। दूसरा बोलता है कि नहीं, यह किसी अन्य जानवर का है। इसको साबित करने के लिए वह अपनी शिक्षा का उपयोग करते हैं, जो उनके गुरु द्वारा दी गई थी। उसके बाद एक पंडित बोलता है कि ऐसे इसका पता नहीं लगेगा। इसका पता हम अपनी शिक्षा के माध्यम से ही लगा सकते हैं, और मैं वह शिक्षा जानता हूँ जिससे इन सभी हड्डियों को एकत्रित करके कंकाल में बदल सकता हूँ। एक पंडित बिखरी हुई हड्डियों को अपनी शिक्षा से एक कंकाल तैयार कर देता है, जो पहले उस जानवर का था। उसके बाद दूसरा पंडित बोलता है कि मेरे पास गुरुदेव के द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा है जिससे मैं उस शिक्षा का उपयोग करके इससे यह पता लगा सकता हूँ कि यह कंकाल किसका है। उसने अपने गुरुदेव की शिक्षा का उपयोग करके उस कंकाल का मांस और खाल लगा देता है, जिससे पता चलता है कि यह कंकाल एक शेर का है। उसके बाद वह उनका दोस्त बोलता है कि हम सभी यहाँ अपनी शिक्षा को खराब कर रहे हैं। हमें अपनी शिक्षा को जन कल्याण के लिए लगाना है, जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था। तब एक पंडित बोलता है, वह बोलता है कि आपने अपनी शिक्षा का उपयोग किया है। मेरे पास एक ऐसी शिक्षा है जो आप सभी के पास नहीं है। यह शिक्षा केवल गुरुदेव ने मुझे ही दी है। वह बोलता है कि मैं शेर को वापस जीवन दान दे सकता हूँ। तब दूसरा पंडित बोलता है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। हम इस प्रकार अपने शिक्षा को खर्च नहीं कर सकते। इसके बाद उनका दोस्त बोलता है कि मैं आपका साथ इसमें नहीं दे सकता। यदि आप इसे जीवित करना चाहते हो तो मैं यहाँ से कुछ दूरी पर चला जाता हूँ। वो तीनों पंडित बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। उसके बाद तीसरे पंडित ने अपनी शिक्षा का ज्ञान का उपयोग करके उस शेर को जीवन दान देता है। उनका दोस्त पीछे पेड़ के ऊपर चला जाता है। जब शेर वापस जीवित होता है, उन तीनों पंडितों को देखता है तो शेर उन तीनों पंडितों को अपना भोजन बना लेता है, और वह तीनों पंडित उस शेर का भोजन बन जाते हैं, जिस वजह से उन तीनों मूर्ख पंडितों की मृत्यु हो जाती है और उनका दोस्त बच जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ वास्तविक ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजापुर नामक एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके 2 बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। 2 बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तब सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? श्रीधर भाई जी, आप तो जानते ही हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़े मुश्किल से पाला है। मुझे अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज़्यादा होशियार है। यूँ तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी, तो तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को थोड़ी तसल्ली हुई।
वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को रामू हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर की हालत भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर मैनेजर में हो जाने वाला था और वो अतुल और सविता को शहर ले जाना चाहता था। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वह बहुत खुश हुए। मगर माँ, तुम तो बीमार हो, तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया। जब तुम पढ़ रहे थे, मैंने रामू हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के बाद उंगलियां भी चाट कर जाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखना अतुल, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक है। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस आप काम पे ध्यान दो। खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग। अतुल, गुड मॉर्निंग सर। वाह अतुल, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, आओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसके बॉस और उसकी माँ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ वह अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोक, दूसरी साइड चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ये तो बहुत बढ़िया था। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे भाई अतुल ने। अरे मानव, अतुल घर पे ही है। अब तक तूने मिलवाया नहीं मुझे उससे। वो सर खाना बनाने में बिजी था इसलिए। अतुल, अतुल बेटा इधर आओ तो ज़रा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आते ही, हाँ बेटा, खूब बढ़िया खाना बनाया है तुमने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले मानव के बॉस ने अतुल को एक ऑफ़र दिया। खाना खा के मज़ा आ गया। नहीं खाना, बल्कि टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था तुमने। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हम एक नए शेफ़ की ज़रूरत है। अतुल वह हेड शेफ़ की नौकरी करना पसंद करेगा। मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है। ये तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। वो टेंशन नहीं है मानव, बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, कल तुम मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हुआ, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा। वाह वाह, खूब, क्या बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीना का फ्लेवर है मुझे बहुत ही पसंद आया। क्या आपको अच्छा लगा सर? क्या मैं चख सकता हूँ? मानव ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों चौंक गया ना? सर ने गुस्से में मानव की ओर देखा। क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले।
क्या? अतुल यह सुनकर चौंक गया। मानव को फ़ोन में ये बात करते हुए सविता बहन ने सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वह सिर्फ कुछ कर पाता, मैंने उसे काम से निकाल दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों किया आपने? अतुल दुख भरे आंखों से मानव को पूछता है। मैं नहीं चाहता था कि तुझे मेरे जितना पैसा और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड मानव। नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरा भाई का दिल बुरा नहीं है। आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल तुमसे कितना प्यार करता है। सर, मुझे माफ़ कर दो। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक राजापुर नाम का गांव था, जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह मेहनत से काम करता था। रामू के घर में उसकी पत्नी ही थी। वे दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था कि अचानक से उसका कुदाल एक पत्थर जैसी धातु से टकराया और जोर से आवाज़ आई। रामू चौंक गया और उसके आसपास की जगह को खोद निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े का मैं क्या करूँगा। यह सोचकर उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय था। रामू काम करके थक गया था। वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा सेब से भरा था। रामू सोचा, इस घड़े में इतना सेब कौन भरेगा। ज़्यादा ध्यान न देते हुए रामू सेब निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था, अचानक से एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़ी देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, तो रामू ने एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल दिया तो थोड़ी ही देर में पूरा घड़ा चावल से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दोनों खुश होकर रात का खाना खाए और सो गए। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता और बहुत सारी सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता। इस प्रकार रामू खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे। आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में दो चोर थे। दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़े से बहुत सारी सब्जियां बनकर निकल जाती थी। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने की योजना बनाई। दोनों चोर योजना के अनुसार रात के समय में रामू के घर गए और जादुई घड़े को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोरों में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला, थोड़ी ही देर में बहुत सारे सोने के सिक्के बन गए। दोनों के बीच लालच आ गया। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़े को छीनने लगे। अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया, क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार
जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ ना ही दूसरा चोर का, दोनों जादुई घड़े से हाथ धो बैठे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चोरी की वस्तुएं ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी की वस्तु को चुराना नहीं चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों लोग दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है, छुपाकर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे पता चला कि वो हड़बड़ी में अपने जूते के बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है यह देखने के लिए उसने जूते को चेक किया तो उसने पाया जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर जाकर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को भी छूने नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शौक हो गया। फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 रुपये उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था। वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता था पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक करके एक ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने बाप को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा और आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था।
जूते में निकली कील भी लड़के के पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए, मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करती हूँ मैं यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।